गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम हिस्ट्री के समझ लो आज मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म है, ठीक है। आज हम अपने देश को आज़ादी दिला देंगे। तो हम कहाँ चल रहे थे ना, ये देखते हैं। लास्ट में आपको हम कहाँ पहुँच गए थे, कैबिनेट मिशन पे पहुँच गए थे ना, कैबिनेट मिशन। अब थोड़ा सा ना पीछे से लेकर चलते हैं। देखो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, मार्च 1946 में। इससे पहले देखो 1945 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। 1945 में वेवेल योजना आई। कौन था? वेवेल वायसराय था। तो वेवेल जो योजना लेकर आया, उसने कहा कि इस योजना पर डिस्कस के लिए अब हम क्या करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। उसको क्या कहा? शिमला सम्मेलन। तो 1945 में वेवेल योजना प्लस शिमला सम्मेलन, ठीक है ना। शिमला सम्मेलन, ज़्यादा पीछे नहीं जा रही क्योंकि आज बहुत सारा पढ़ाना है। शिमला सम्मेलन 1946 में मैंने आपको पढ़ाया था नौसेना विद्रोह, है ना। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह पढ़ाया था, ठीक है ना। 1945 में ही, 1945 तक कौन था वायसराय? वेवेल। 45 तक वायसराय कौन था? वेवेल था, ठीक। लेकिन 45 में क्या हुआ, वहाँ पे चुनाव हो गए ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में पार्टी में पहले कौन था? विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर। अब कौन बन गया? अब बन गया क्लीमेंट एटली। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं 1948 तक भारत को आज़ादी दे दूंगा, क्योंकि भारत को कंट्रोल करने में बहुत पैसा वेस्ट होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अंग्रेज मारे गए थे, क्लियर। तो अब भारत की किस्मत अच्छी और भारत ने बहुत इसमें योगदान दिया उसको जिताने के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया हमारा? क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। क्लीमेंट एटली बन गया है। तो 1946 तक हमने पढ़ लिया था। तो क्लीमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको फिर वही करना था कि हमारे देश को आज़ादी देनी थी, भारत को, ठीक है ना। भारत को आज़ादी देनी थी। तो उसको पता था कि अगर ऐसे ही छोड़कर आ जाएंगे इंडिया को, ठीक है ना, तो इंडिया खुद को संभाल नहीं पाएगा। यानी कि उसको शासन करने का पता नहीं है कि किस तरीके से क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार चलती है ना। क्योंकि उससे पहले तो राजा वाजा होते थे, ठीक। तो ये सब सिखाने के लिए उसने अपने कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, क्लीमेंट एटली ने। तो कैबिनेट मिनिस्टर कितने थे? 3 थे। इसको हमने क्या कहा? कैबिनेट मिशन कहा। क्या कहा? कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन, ठीक। कब आया था? मार्च 1946 में, 1946 में, मार्च को, ठीक है ना, मार्च महीने में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। KAL, K फॉर क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आया था वही क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। A फॉर अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और L फॉर लॉरेंस, L फॉर लॉरेंस, ठीक है। ये जो लॉरेंस था, L फॉर लॉरेंस, L फॉर लीडर, यही क्रिप्स प्रस्ताव का क्या था? लीडर था, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये लीडर था, क्लियर। अब ये जो क्रिप्स प्रस्ताव कैबिनेट मिशन क्या लेकर आया, इसने क्या क्या कहा कि आप अपना संविधान बनाइए और उसके लिए आपको एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका संविधान बनाएगी, ठीक है ना। किसका गठन करना पड़ेगा? संविधान सभा का, ठीक है ना, संविधान सभा का, संविधान सभा। अब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य चुने गए। कितने? 389। पूरे भारत से 389 सदस्य चुने गए संविधान सभा में। अब संविधान सभा की जो टोटल डिटेल है कि कितनी इसमें महिलाएं थी, कितने लोग बचे, क्योंकि पाकिस्तान चले गए थे ना, 299 लोग बाद में बचे थे। और क्योंकि अब तक तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ ना, अभी तक इंडिया पाकिस्तान एक है। तो जो पूरे भारत से लोग चुने गए थे संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने के लिए, तो किसको क्या कहते हैं? संविधान सभा को हम क्या कहते हैं? संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि जिसने संविधान का निर्माण किया। तो पूरे भारत से चुने गए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया में ही था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में पाकिस्तान चले गए। अब संविधान में जो लोग पाकिस्तान चले गए, फिर संविधान सभा में फिर कितने बचे थे? 299 सदस्य बचे थे। कितने? 299 सदस्य बचे थे, ठीक है ना, 299। तो कैबिनेट मिशन ने क्या काम करा है? संविधान सभा का। अब संविधान सभा की जो और बिल्कुल डिटेल में वो पार्ट हो जाता है पॉलिटी का, ठीक है ना। वो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का के बारे में कहा और संविधान सभा का गठन कराया, ठीक।
दूसरे इसने क्या काम किया, इसने कहा कि आपको सरकार बनानी है तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में मंत्री कैसे कैसे होते हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं। ठीक, तो इसने कहा, इसने सुझाव दिया कि आप एक अंतरिम सरकार बनाओ। कैसी? अंतरिम, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, ठीक है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, ये ओरिजिनल गवर्नमेंट तो थी नहीं, ये बस ऐसी था सिखाने के लिए, ठीक है ना। प्रोविजनल, जैसे प्रोविजनल डॉक्यूमेंट होता है, आपको ओरिजिनल नहीं मिल पाता टाइम पे, तो आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर देते हैं कि हमारा ये काम नहीं रुकेगा, उसी तरह से। तो क्या थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण कराया। अभी जो अंतरिम सरकार थी, इसमें कौन कौन क्या क्या बना, इस अंतरिम सरकार ने वर्क कब तक किया? देखो 1946 में ये सरकार बनी और 1951 में इलेक्शन स्टार्ट हुए, है ना, और 52 में वो ख़त्म हुए। तो फाइनली 52 में बनी सरकार ओरिजिनल वाली। तो इसने 46 से लेके 52 तक इसी सरकार ने काम किया, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया, ये बस सीखने के लिए था, ठीक है ना, ओरिजिनल गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि जो भी है भैया, पहली सरकार तो यही थी कि अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ये सब पूछता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था। क्लियर? चलिए तो चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखो इस अंतरिम सरकार में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी को बनाया गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ओरिजिनल गवर्नमेंट में भी प्रधानमंत्री नेहरू जी ही बने थे। और इनके पास एक और मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास ही रखा था। तो प्रधानमंत्री भी पहले यही हैं और विदेश मंत्री भी पहले यही हैं, ठीक है ना। दूसरे देखते हम सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। इनके पास था गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्री। और उसके गृह और सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण, ठीक है ना, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। दूसरा देखते हम राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे कृषि मंत्री। क्या बने थे? कृषि मंत्री, ठीक है ना, कृषि मंत्री। और कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह तो देखो नाम से पता है, बलदेव है ना, यानी कि बहुत बलशाली। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय होगा? रक्षा मंत्री, ठीक है ना, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या बने थे? रक्षा मंत्री, ठीक है ना, बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। उसके बाद देखो आप जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई थे उद्योग मंत्री। क्या थे? उद्योग मंत्री, जॉन मथाई उद्योग मंत्री, ठीक। और योगेंद्रनाथ, योगेंद्रनाथ, योगेंद्रनाथ थे कानून मंत्री, योगेंद्रनाथ कानून मंत्री। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। इनके पास था शिक्षा मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, हाँ ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। दूसरा जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, श्रम मंत्री, ठीक है। और लियाकत अली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली थे वित्त मंत्री, हाँ वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक। और अरुणा आसफ अली, इधर लिख देती हूँ, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली थे रेल मंत्री। अरुणा आसफ अली क्या थे?
रेल मंत्री थे। अरुण आसफ अली रेल मंत्री। दूसरे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा ये थे ऊर्जा मंत्री, होमी जहांगीर भाभा। ऊर्जा मंत्री, होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री। ठीक, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 11, हाँ टोटल ये हैं। ठीक है, इसमें से आपसे बताऊँ सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? एक तो अरुण आसफ अली कौन थे? रेल मंत्री कौन किस पे था? दूसरा लियाकत अली, वित्त मंत्रालय बहुत पूछा जाता है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है ना, और ये ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये लियाकत अली हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये लियाकत अली कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। लियाकत अली पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाकर प्रधानमंत्री बन गए। लियाकत अली पाकिस्तान चले गए, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है ना, तो वित्त मंत्रालय खाली हो गया। और इसके बाद जो क्या आता है, हाँ शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? हमारा सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री बाद में बनाया गया अबुल कलाम आज़ाद को। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था 1951-52 में, यानी कि पहले चुनाव के बाद। तो पहले चुनाव के बाद ये लियाकत अली कहाँ पहुँच गए थे? पाकिस्तान पहुँच गए थे। ठीक है ना, तो ये क्या थे? हमारी अंतरिम सरकार थी, ये हमारी अंतरिम सरकार थी। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने कैबिनेट मिशन पढ़ लिया। अब कैबिनेट मिशन हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे भैया जिन्ना का तो तांडव जारी था, है ना। जिन्ना क्या मना रहा था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, याद है ना? 22 दिसंबर 1945, सॉरी 22 दिसंबर 1945, 1937, 22 दिसंबर 1939, 39। तब क्या था? तब उसने मुक्ति दिवस बनाया था 22 दिसंबर 1939, 1939 को उसने मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस बनाया था, जब कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था 8 के 8 राज्यों से। ठीक है ना, ये बात हमने कई बार रिवाइज कर ली। अब इसके बाद फिर जब हुआ शिमला सम्मेलन 1945 में, मैंने आपको बताया ना, शिमला सम्मेलन मिटा दिया है ना। जब शिमला सम्मेलन हुआ तो शिमला सम्मेलन में उसकी बात नहीं मानी गई मुस्लिम लीग की। वो क्या कहता था कि आप अगर 6 मुस्लिम्स रख रहे हैं और 6 किसी भी धर्म के रख रहे हैं, तो जो 6 मुस्लिम हैं वो सीधे किससे? सिर्फ मुस्लिम लीग से ही जाएंगे कांग्रेस में, यानी कि कोई मुस्लिम नहीं होगा। तो ये किसका कहना था? ये मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, मुस्लिम लीग का। ये बात नहीं मानी गई तो उसने क्या बनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई बनाई, यानी कि डायरेक्ट एक्शन। उसके तहत उसने बहुत सारे दंगे कराए, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा कहाँ हुआ? बंगाल के नोआखली में। ठीक है, जो गांधी जी ने शांत कराया। तभी गांधी जी को क्या कहा गया था? वन मैन आर्मी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा था? वन मैन आर्मी। क्लियर? ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है? अब आती है माउंटबेटन योजना। क्या ही माउंटबेटन योजना कहो या माउंटबेटन प्रस्ताव कहो, ठीक है ना, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्रस्ताव। ठीक, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन क्या था? ये वायसराय बनकर आया था। वेवेल को तो वापस बुला लिया, है ना, वेवेल को वापस बुला लिया। तो क्लीमेंट एटली ने अब किसको भेजा? माउंटबेटन को भेजा वायसराय बनाकर। माउंटबेटन योजना। ठीक है ना, 1946 माउंटबेटन योजना 1946 में ही, वो मार्च में था, ये जून जुलाई में। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन क्या था? भारत का आखिरी क्या था? भारत का आखिरी वायसराय था। ये वायसराय बनाकर भेजा और इसको सख्त आदेश दिया गया था क्लीमेंट एटली का कि जितना संभव हो सके भारत को तोड़ा ना जाए, भारत को एक रखा जाए। क्योंकि यहाँ तो भैया कौन नाच रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो इसको सख्त आदेश थे माउंटबेटन को कि भारत को जो जितना हो सके उतना संयुक्त रखने की कोशिश की जाए, यानी कि बंटवारा ना हो। तो माउंटबेटन योजना ही इसने फिर समझाया क्या क्या होना है। लेकिन माउंटबेटन योजना जब आई तो इसके तहत भारत का विभाजन हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है, अंतरिम सरकार का जो यह संविधान सभा का गठन किस किस पे हुआ था? कैबिनेट मिशन पर। अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन से। लेकिन भारत का विभाजन कहो या भारत को आज़ादी, दोनों माउंटबेटन योजना, है ना, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन जब आया तो माउंटबेटन ने फिर देखा क्या हाल है यहाँ का, इसने फिर बहुत कोशिश की कि इनको एक रखा जाए, लेकिन पॉसिबल था ही नहीं। सरदार पटेल ने कह दिया
दफ़ा करो, जाने दो, ठीक है ना, कि एटलीस्ट शांति से तो रहेंगे, दंगे तो नहीं होंगे। सरदार पटेल ने कह दिया, नेहरू जी ने कह दिया। सिर्फ एक गांधी जी ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट तक नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लास्ट मोमेंट तक नहीं चाहते थे कि क्या हो, विभाजन हो। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाया। उन्होंने कहा था कि आप तो क्या हैं, वज़ीर आला नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अच्छा सा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, वज़ीर आला तो नहीं था, ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताऊंगी, ठीक है। तो गांधी जी ने किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। अब माउंटबेटन योजना, फिर यहाँ पर देखा भाई यहाँ तो एक रहने वाले हैं नहीं, तो इसने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ और इसके लिए ब्रिटेन में जाके इसके लिए कोई प्लान लेकर आता हूँ किस तरह से विभाजन किया जाए। तो माउंटबेटन कहाँ गया, इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड से क्या लेकर आया, बाल्कन प्लान लेकर आया। क्या लेकर आया, बाल्कन प्लान, है ना, क्या लाया, बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान, ठीक है ना, बाल्कन प्लान लेकर आया। पहले तो देखो ये इंग्लैंड गया, जब ये इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में इसने भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव था वो वहाँ की संसद से पारित कराया। तो संसद में वो जो किसका, भारत की आज़ादी का, आज़ादी लिखो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है ना, कब आया ब्रिटेन की संसद में, 4 जुलाई को 1947, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। और ये पारित हो गया भाई, पारित, ये पारित हो गया कब, 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। और पारित हो गया, फिर आज़ादी दी गई हमें। आज़ादी से पहले तो विभाजन हुआ, पहले तो विभाजन, ठीक है ना, विभाजन हुआ, विभाजन कह लो या फिर पाकिस्तान का निर्माण। भाई पाकिस्तान को तो निर्माण ही हुआ, कब हुआ, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो वो मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, 14 अगस्त को मनाया जाता है, एक दिन पहले, ठीक। अब हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता जो मिली हमें फिर 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, ये डाटा याद रखना। अब आ जाते हैं कि जो हमारा विभाजन हुआ, विभाजन किस बेस पर, क्या रूल था, किस हिसाब से हुआ, ठीक है ना। तो माउंटबेटन गया, माउंटबेटन विभाजन के लिए क्या लेकर आया था, बाल्कन प्लान लेकर आया, बाल्कन प्लान। और एक पूरा बायोडाटा, पूरा सा एक प्लान बना रखा था किसने, कांग्रेस ने। कांग्रेस में कौन थे, चित्तरंजन दास, है ना, CR दास। तो उन्होंने बना रखा था CR फॉर्मूला। तो बाल्कन प्लान प्लस कौन, CR फॉर्मूला, बाल्कन प्लान CR फॉर्मूला के तहत क्या हो गया, विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्लियर, भारत पाकिस्तान का बाल्कन प्लान और CR फॉर्मूला के तहत क्या हो गया, विभाजन हो गया। जब विभाजन हो गया, इसके तहत क्या हो गया, विभाजन हो गया। फिर एक कौन थे, रेडक्लिफ थे, और रेडक्लिफ ने एक इमेजिनरी एक लाइन बनाई भारत पाकिस्तान के बीच, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बना दी गई, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है ना, रेडक्लिफ रेखा बना दी गई, ठीक है। गया पाकिस्तान, हो गया भारत आज़ाद, हो गया, हमें मिल गई हमें आज़ादी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री हमारी कंप्लीट है, लेकिन कुछ टॉपिक जो बीच में छोड़ दिए, छोड़े नहीं कह सकते, यानी कि जिन्होंने इकट्ठा पढ़ाना है, जैसे कि जितने वायसराय हैं और वायसराय के साथ वायसराय, गवर्नर जनरल, वो सारे एक साथ पढ़ने हैं। कांग्रेस के सारे अधिवेशन एक साथ पढ़ने हैं, और जो प्रेस अधिनियम आए थे, कारखाना कई सारे अधिनियम आए थे 6, वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको वायसराय पढ़ाऊंगी तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज, अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, ठीक है ना, भारतीय प्रेस अधिनियम। इतना तो क्लियर है ना, माउंटबेटन योजना के तहत हमें आज़ादी मिली, विभाजन हुआ, और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा और अंतरिम सरकार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलें अब आगे, देखो भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, इसमें आप पहले देखो भारतीय प्रेस का इतिहास, ठीक है ना, भारतीय प्रेस का इतिहास, भारतीय प्रेस का इतिहास। भाई मेरे पे ना लिखने में बहुत जोर पड़ते हैं,
इसलिए आपने देखोगे मैं बोर्ड पे बहुत कम लिखती हूँ, होता ना कोई पढ़ाता है तो लिखते जाते हैं, पूरे डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। ये किसने कहा था कि भारतीयों को लिखना पसंद नहीं है, याद है किसी को? किसने कहा था कि भारतीयों को लिखना पसंद नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है, भारतीयों को वाकई में लिखना पसंद नहीं है। अरे बता, कोई कमेंट करना जिसको पता हो, ठीक है ना। हिंट दे देती हूँ मैं, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, ठीक है ना। तो अब तो खैर सभी बता देंगे, इंडिका बुक का राइटर, अब तो बता ही देंगे, ठीक है ना। तो भारतीय प्रेस का इतिहास देखते हैं पहले हम। सबसे पहले देखो हमारी जो भारतीय प्रेस थी, भारत में प्रेस का जो शुरुआत की थी, भारत में प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पहली जो प्रेस लगाई थी, है ना, प्रिंटिंग प्रेस समझ रहे हो ना, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, तो पहली जो प्रेस लगाई थी वो 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में लगाई थी, ठीक है ना। जो पहली प्रेस थी, ऊपर चल, ठीक है, देखो पहली प्रेस 1556 में किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने। कहाँ लगाई थी? गोवा में। क्लियर? कहाँ लगाई थी? गोवा में। भाई गोवा पर तो पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है ना। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। पहली प्रेस 1556 में किसने लगाई थी? गोवा ने लगाई, सॉरी पुर्तगाल ने लगाई थी गोवा में, ठीक। अब इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा पहला अखबार है, पहला अखबार 1780 यानी कि 1780 में, 1780 में पहला अखबार छपा था बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार। कब? 1780 में पहला अखबार, पहला अखबार, उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बंगाल गजट, ठीक है ना। और ये छापा किसने था? कौन था इसका? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, ठीक है ना, जेम्स हिक्की। समझ तो आ रहा होगा, वैसे इतनी भी गंदी राइटिंग नहीं है, ठीक। 1780 में पहला अखबार छापा गया हमारा, कौन सा? बंगाल गजट, जेम्स हिक्की ने। अब आ जाओ 1878, 1878, 1878, 1878 में देखो 1878, 1878 में जो यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन एक एक्ट लेकर आया, लॉर्ड लिटन एक एक्ट लेकर आया, उस एक्ट का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना। इस एक्ट को हम भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट भी कहते हैं, भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट। अब ऐसा क्यों कहते हैं समझो। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसके तहत क्या था? जितने भी यहाँ पे इंडियन जो अखबार थे, अगर वो किसी इंडियन भाषा में छपते हैं, ठीक है ना, अगर बंगाली, मराठी, हिंदी, पंजाबी, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में छपते हैं, तो उसे आपको पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा कि देखो हम ये छाप रहे हैं, इसे छाप दें या नहीं छाप दें, ठीक है ना। अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उन्हें पूरा अपना डाटा दिखाना पड़ेगा, मतलब कि जो वो कहेंगे आप वही छाप सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रेस का गला घोट दिया। लेकिन जो अखबार किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज में छपते हैं, तो उससे आप कुछ भी छापो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, समझ आ गया। अब इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत 2-3 काम हुए। एक तो ईश्वरचंद विद्यासागर, कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर की वो थी पत्रिका सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। इनकी जो पत्रिका क्या थी? सोम प्रकाश थी, सोम प्रकाश, ठीक है ना, सोम प्रकाश थी। इस पत्रिका पर बैन लगा दिया, भारतीय भाषा में थी, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या कहता है कि आपको हमें बताना पड़ेगा। और जो सोम प्रकाश पत्रिका थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें लिखी होती थी, ठीक है ना, इंडियंस को बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ कर दें, तो ऐसी चीज़ें होती सोम प्रकाश में। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत योगदान दिए। जैसे राजा राम मोहन राय थे, है ना, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए योगदान दिया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया था विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका क्या? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश को बंद कर दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत, क्लियर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा होता था
अब आज के टाइम पे तो भाई अखबार कहते हैं ना कि छपकर बिकते थे जो अखबार, आज बिककर छपा करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। इस टाइम पे छपकर बिकते थे, जब जैसे सोम प्रकाश ये सब हो गए, है ना, अमृत बाजार वगैरह इस तरह का। तो आज क्या है, आज तो पहली भैया जो पहली पता होता है तो पार्टी के अखबार होते हैं, समझ लो पॉलिटिशियंस के, जो वो चाहेंगे वही छपेगा। आज क्या, आज बिककर छपते हैं। ठीक, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ ये हुआ। अब इसका फ़ायदा फिर जब पता चल गया कि इसने इनकी बंद होगी, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो एक पत्रिका नाम, उसका नाम था अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष, सही सही बना दिए, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इनकी पत्रिका थी अमृत बाजार। अमृत बाजार, इन्होंने क्या काम किया भैया, देखो ये जो एक्ट लगता है ये सिर्फ इंडियन लैंग्वेज पे लगता है। इन्होंने क्या काम किया, ये पत्रिका होती थी बंगाली भाषा में, इन्होंने रातों रात इस पत्रिका को बंगाली भाषा से किस में छापने लगे, अंग्रेजी भाषा में कर दिया। फिर अंग्रेजी अच्छा इंग्लिश में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है छापो। अच्छा, ऐसा था क्यों? ऐसा इसलिए था कि अगर कोई इंडियन लैंग्वेज में कोई पत्रिका या कोई अखबार होगा तो उसको इंडियंस आराम से पढ़ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा भड़काऊ वाले भाषण जो भी था उसमें, ठीक है, तो ज़्यादा उनका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो इंग्लिश में होंगे, अभी इंग्लिश को कितने लोग समझते हैं, है ना। आज भी इंग्लिश आप न्यूज़ देखने लगो तो आप नहीं समझ पाओगे पूरी बात, तो अपनी लैंग्वेज की बात ही अलग होती है। तो इस वजह से था ये। तो इस एक्ट का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, ये तो हमने दो चीज़ पढ़ ली। एक अखबार होता था पॉइनियर अखबार, उसने इसका समर्थन किया था, इसको सपोर्ट किया था। अब वो सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि भाई वो पहले से इंग्लिश में ही छपता था तो उसे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो पॉइनियर अखबार ने इसका क्या किया था, लिख देते हैं हमें पॉइनियर। पॉइनियर अखबार ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। पॉइनियर अखबार ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। इससे आप एक चीज़ और है, एक वायसराय आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, कहाँ लिखूँ मैं इसको, आगे चलते हैं चलो। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि उनके टाइम पे जो था, उन्होंने इंडियन जो प्रेस था उसको बहुत छूट दे रखी थी, है ना, बहुत छूट दे रखी थी। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है ना, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। क्लियर। अब देखो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिटन। याद रखना, बहुत पूछता है लॉर्ड लिटन के बारे में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसको ख़त्म किया इसके अगले वायसराय ने, उनका नाम था, उस टाइम वैसे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, 1878 नहीं वायसराय थे, 1857 के बाद वायसराय हुए थे। तो कौन था, लॉर्ड रिपन। इनके बाद कौन है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। कौन आया, लॉर्ड रिपन। भारत का उद्धारक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इनके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया किसने, लॉर्ड रिपन ने। बात क्लियर। तो इसमें ये आपने क्या पढ़ लिया, प्रेस, भारतीय प्रेस का इतिहास, प्रेस अधिनियम, ये सब पढ़ लिया। अब देखते हैं हम कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम, तो उसमें 6 कारखाना अधिनियम आए थे। कारखाना अधिनियम का मतलब ये है कि उस टाइम पे लोग, मतलब भारतीय जो थे मैक्सिमम, या तो खेती करते थे या फिर ये इनके कारखानों में काम करते थे। अब कारखानों में जो मजदूर हुआ करते थे, वो मजदूर क्या अंग्रेज़ थोड़ी थे, अंग्रेज़ थे ही कितने भारत में, वो तो सिर्फ राज करने आए थे। टोटल अंग्रेज़ कितने थे, 6000 बस। तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो उन्हीं का यूज़ करते थे छोटे छोटे कामों के लिए। तो कारखानों में ज़्यादातर इंडियंस थे, तो उनके लिए जो रूल्स बनते थे कि इतने घंटे आपको काम करना है, इतनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है, तो उन रूल्स को हम क्या कहते थे, कारखाना अधिनियम। तो जो कारखाना अधिनियम आए थे वो 6 आए थे। कितने आए थे, 6 आए थे। इसको तो मिटा देती हूँ ना, कारखाना अधिनियम।
कारखाना अधिनियम, एक मुझे शेर याद आ रहा है उसका, अकबर इलाहाबादी का, है ना, जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा ना यहाँ पे, प्रेस के बारे में, अखबार के बारे में। तो एक शेर है अकबर इलाहाबादी का, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुखातिब तो अखबार निकालो। बहुत गजब था, मैंने पढ़ा था ये। तो इसका मतलब है, देखो, खींचो ना कमानों को, यानी कि आपको ना तो तीर कमान निकालने की ज़रूरत है और ना तलवार निकालो, ना ही तलवार निकालने की ज़रूरत है। जब तोप हो मुखातिब, मुखातिब का मतलब आमने सामने, है ना, जब तोप हो मुखातिब तो अखबार निकालो, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि अखबार की कितनी पावर है, लेकिन उस पावर का आज के टाइम पे क्या होता है, मिसयूज़ होता है। बस वो लड़ाने के काम आती है ना वो पावर, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कारखाना अधिनियम, अकबर इलाहाबादी, अच्छे राइटर है ना, बहुत अच्छे शेर उनके, अकबर इलाहाबादी के। तो कारखाना अधिनियम सबसे पहले आया था 1881 में। कब आया था, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, और आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। प्रथम कारखाना अधिनियम प्रथम आया कब था, 1881 में, 1881 में। दूसरा था 1891 में, हाँ ठीक है। तो जो ये आया था प्रथम कारखाना अधिनियम किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन, अभी जो हमने अभी पढ़ा था, जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इन्होंने इस कारखाना अधिनियम में क्या रूल्स बनाए, इन्होंने जो काम की अवधि है, यानी कि इसको कहेंगे हम कार्य अवधि, काम करने का जो टाइम है वो कितना किया इन्होंने, 9 घंटे किया। काम करने का जो टाइम है 9 घंटे, काम करने का टाइम उन्होंने कितना कर दिया, 9 घंटे कर दिया। और महीने में 4 संडे होते हैं, तो एक महीने में 4 छुट्टियाँ, यानी कि हर संडे इन्होंने क्या दी, छुट्टी दी। तो महीने में 4 छुट्टी, महीने में 4 छुट्टी दी, ठीक है ना, महीने में 4 छुट्टियाँ दी। क्लियर। प्रथम कारखाने में आपसे यही पूछेगा कि काम की अवधि क्या थी, कौन लेकर आया था, कौन सी सन में आया था, ठीक, या 4 छुट्टी कहाँ कब से स्टार्ट हुई थी। अब आ जाओ दूसरा कारखाना अधिनियम, इस पर डेट में मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, 1891, ठीक है, 1891, ठीक है। ये आया था लेंसडाउन के टाइम पे, लेंसडाउन, ठीक है ना, कौन लेकर आया था, लेंसडाउन लेकर आया था। इस लेंसडाउन ने क्या किया, ये था हरामी, इसने कर दिया टाइम, जो वर्किंग आवर थे 9 घंटे से बढ़ा के कितने कर दिए, 11 घंटे कर दिए। 9 घंटे से कितने कर दिए, 11 घंटे कर दिए। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया, इसने अच्छा काम क्या किया कि रात के टाइम महिलाओं के काम करने पर कारखाने में बैन लगा दिया कि महिलाएं रात में कारखाने में काम नहीं करेंगी, ठीक है ना, महिलाओं के रात में काम करने पर रोक, है ना, क्लियर। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके टाइम पे, 1891 में, लेंसडाउन के टाइम पे, और वर्किंग आवर कितना हो गए, 9 से 11 हो गए। जो तीसरा कारखाना अधिनियम आया था 1911 में, होर्डिंग के टाइम पे, और इसने और जान ले ली। जो थर्ड आया था हमारा 1911 में, तीसरा कब आया, 1911 में, तीसरा आया था 1911 में, होर्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, होर्डिंग द्वितीय। इसने और जान ले ली, इसने देखो वर्किंग आवर 9 से 11 हुई, यहाँ पे इसने कर दिया 11 से 12 कर दिया। वर्किंग आवर कितने कर दिए, 11 से 12 कर दिए, ठीक है। वैसे तो 3 ये कारखाना अध्ययन जो मैंने पढ़ाई यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर आखिरी, क्या आखिरी कब आया, आखिरी आया था वेवेल के टाइम पे। आखिरी कब आया, वेवेल के टाइम पे 1946 में, आखिरी आया था वेवेल के टाइम पे 1946 में। अब तीन और जो बचे हैं हमारे, 1922, 1934, 1946, 1922, 1934 और 1946, ठीक है। यह आया था रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, इसमें कौन था 1934 में, 46 में तो था वेवेल, 46 में कौन था, वेवेल था, ठीक है ना, 46 में वेवेल था। अच्छा मैंने ये कर रखा है काम, वेवेल 46 में कौन था, वेवेल। और ये क्या था, ये अंतिम कारखाना अधिनियम था,
इसमें कुछ खास रूल्स वगैरह नहीं थे, ना ही इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1934 का मुझे देखना पड़ेगा, वेलिंगटन के टाइम पे। 1934 कब था? वेलिंगटन के टाइम पे, वेलिंगटन। बस ये है कि भैया पढ़ाना तो सारा पड़ेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, मुझे भी इन्हीं का पता है, इम्पोर्टेंट 3 ही है, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कि जो अंतिम कब आया था, 1946 में आया था, और वेवेल के टाइम पे आया था। लास्ट में भी ना चैन नहीं था, तब भी कारखाना अधिनियम लेकर आ गए, ठीक है। तो ये 3 है। अब तीनों में देख लो आप, पहले 9 घंटे हुआ, रिपन, लैंसडाउन, होर्डिंग। देखो पहला जो आया था 1881 में, रिपन के टाइम पे, ठीक है। इसने क्या किया, वर्किंग आवर कितने थे? 9 घंटे और 4 छुट्टी, यही तो किया इसने, ठीक। दूसरा 1891 में, 1891 में आया, और इसमें किसके टाइम पे आया था? लैंसडाउन, लैंसडाउन, ठीक है ना। वर्किंग आवर कितने हो गए? 9 से 11 हो गए, और महिलाओं के रात में काम करने पर छुट्टी, महिला रात में काम नहीं करेंगी। तीसरा आया था 1911 में। तीसरा कब आया? 1911 में। रिपन, लैंसडाउन, यहाँ पे कौन था? होर्डिंग था, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने 11 से कर दिया 12 घंटे, होर्डिंग ही था ना, होर्डिंग था। इसने कितना कर दिया? 11 से 12 घंटे। तो ये ध्यान रखना है, मेरा कहने का मतलब ये, सिर्फ आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगी गवर्नर जनरल का टॉपिक ले लेंगे, या फिर ले लेंगे उसका कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना। 2-3 क्लास हो रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहें, नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।